अक्सर कुछ मरीज होते हैं उन्हें गुदा की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसे वो बवासीर समझ लेते हैं। हम लोग लैट्रिन के रास्ते की जितनी बीमारी है उनको एक कॉमन टर्म हमने दे दिया बवासीर का नाम। वॉशरूम जा रहे हैं और 20 से 30 मिनट फ़ोन चलाते हुए वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इसका भी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन पाइल्स में ये ज़रूर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर मरीज़ का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो चाहे फर्स्ट डिग्री हो चाहे फोर्थ डिग्री हो, ही और शी शुड बी ऑपरेटेड, उसका ऑपरेशन होना चाहिए। बीमारी होने का खतरा रहता है और अगर ऐसा है तो किन सावधानियों को आप जो है लोगों से कहते हैं कि आपको ये सावधानियां बरतनी चाहिए? ये वो बीमारियां नहीं हैं जैसे कुछ ऑपरेशन होते हैं, आम पब्लिक में सुना होगा कि पित्ते में पथरी थी, पित्ता निकाल दिया गया, और यही कॉन्स्टिपेशन कई बार पाइल्स की बीमारी को भी जन्म देता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ कॉर्नर में और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा कुछ खोया है तो वो हमारे शरीर का स्वास्थ्य, क्योंकि हम अपने शरीर की देखभाल कायदे से कर ही नहीं पाते। लिहाजा बेवक्त खाना खाना, बेवक्त का रूटीन हमारे शरीर में कई ऐसी बीमारियों को घेर कर देता है जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ ऐसी है कि जो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका हम खुल करके डॉक्टर से क्या बल्कि हम आसपास के लोगों से बातचीत भी नहीं कर पाते, जैसे बवासीर, फिशर जैसी वो तमाम बीमारियां जिसको कहने से लोग शर्माते भी हैं और झिझकते भी हैं। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने के लिए अपोलो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, क्योंकि इस गंभीर बीमारी में शर्म, हया और झिझक अगर रखी जाती है तो वो एक सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी भी बन सकती है। और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक डॉक्टर सर्जन हमारे साथ में मोहम्मद सुहेल जी मौजूद हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएमवी न्यूज़ पर हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ और सबसे पहला सवाल यहीं पर आकर के रुकता है, इस बीमारी से आखिर लोगों को इतनी झिझक क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर का तो वो भी एक अंग है, और ये झिझकपन कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर इसका समय पर इलाज ना हुआ तो? नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है कि ये बीमारी से झिझक और शर्म नहीं होनी चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि ये थोड़ा प्राइवेट एरियाज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे लैट्रिन के रास्ते के आसपास की, गुदा द्वार के आसपास की प्रॉब्लम होती है, जिनको कई बार मरीज़ अपने बहुत करीबी, अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी या अपने हस्बैंड, इन तक से शेयर करने में हेजिटेट करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि समय रहते सबसे पहले तो आपको अपनी बीमारी को खुद आइडेंटिफाई करना। जब तक आप अपनी बीमारी खुद आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आपके मन में कोई अलार्म रेज नहीं होगा, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप घर वालों को भी नहीं बताएंगे, वो भी एक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बीमारी खुद पहचानिए, अपने घर वालों को, जो भी आपके नियरेस्ट हैं, उनसे शेयर करिए, ताकि सब लोग एक्टिव हों, और फिर आप जो भी उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसको दिखाएं, ताकि समय रहते उस चीज़ का इलाज हो और आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। डॉक्टर, इस फील्ड में आपका 19 वर्ष का अनुभव है और उस अनुभव से मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि अक्सर कुछ मरीज होते हैं उन्हें गुदा की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसे वो बवासीर समझ लेते हैं। तो बवासीर, फिशर और फिस्टुल्स, ये जो तीनों बीमारियां हैं, क्या एक ही सिस्टम्स हैं या तीनों बीमारियां अलग अलग कैटेगरी में आती हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये आम लैंग्वेज में, आम भाषा में हम लोग लैट्रिन के रास्ते की जितनी बीमारी हैं उनको एक कॉमन टर्म हमने दे दिया, बवासीर का नाम दे दिया, जबकि ऐसा है नहीं। बवासीर एक्चुअली जो लोकल नेम है वो लैट्रिन के रास्ते ब्लड आने को, जिसको अंग्रेज़ी में पाइल्स या हम लोग की मेडिकल भाषा में हेमराइड कहते हैं, उसी का लोकल नेम बवासीर है। लैट्रिन के रास्ते के आसपास, गुदा द्वार के आसपास बहुत सी बीमारियां होती है, तो सबको एक नाम दे देना ये उचित नहीं है। और उन बीमारियों के लक्षण भी अलग हैं, उन बीमारियों के उपाय भी अलग हैं, उनके इलाज और ऑपरेशन सब कुछ अलग है। तो उसमें जैसे बहुत कॉमन बीमारियों में जो मैं 3-4 का नाम ले रहा हूँ, जो कि यही सबसे ज़्यादा समाज में मिलते हैं आपको। एक तो हेमोराइड मिलता है, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में पाइल्स कहते हैं या आम भाषा में, अपनी लोकल भाषा में बवासीर कहते हैं। दूसरी फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है, जिसको आम भाषा में भगंदर कह दिया जाता है, और तीसरी फिशर की प्रॉब्लम होती है। तो ये 3 मेन प्रॉब्लम हैं जो परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा होती है गुदा द्वार की बीमारी।
अच्छा डॉक्टर देखिए, जब हम इस बीमारी, इस गंभीर बीमारी का ज़िक्र कर रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर चिंतन करने वाली बात आती है वो ये आती है कि हमेशा ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ में कि वो शौच के लिए गए हैं, लेकिन उनके शौच के रास्ते जो है वो ब्लड आ जाता है। तो और उसको वो एक बवासीर के रूप में देख लेते हैं, जैसा भी आपने ज़िक्र भी किया कि अक्सर लोग इस बीमारी को ऐसा समझ लेते हैं। लेकिन ये कितनी ज़्यादा गंभीर बीमारी हो सकती है? क्या कोई बड़ी बीमारी के संकेत हैं? अगर ऐसी कुछ स्थिति किसी भी व्यक्ति के साथ बन रही है तो उन्हें इलाज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, गुदा द्वार से ब्लड आना, इसमें 3 जो मैं अब उन चीज़ों का ज़्यादा मतलब डिस्कशन करूँगा जो समाज में ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसी बहुत रेयर बीमारियाँ जो हम ही लोगों को रेयरली देखने को मिलती हैं, तो उनके लिए पब्लिक अवेयरनेस से भी कोई बहुत फ़ायदा नहीं होना। तो 3 जो कारण मुख्य होते हैं, उनमें से एक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है पाइल्स की, जिसको आम भाषा में आप बवासीर कहते हैं। इसमें हमेशा पेशेंट को ब्लड आएगा विदाउट पेन। कई बार चूँकि पेन नहीं होता तो मरीज़ को कई बार जब वो शौच करके जब उठता है तो वो कमोड को या सीट को देखता है तो दिखता अरे तो पूरी रेड है, उसको पता भी नहीं चला कि ब्लड आ गया। क्यों? क्योंकि पेन नहीं हुआ। पेन होता है तो मरीज़ खुद देखता है, कोशिश करता है कि क्या हुआ। तो ये तो पाइल्स में होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट पेनलेस ब्लीडिंग, इसमें दर्द रहित ब्लड निकलता है। दूसरा कारण होता है फिशर, जिसमें कि ब्लीडिंग बहुत कम होती है, शायद 1-2 ड्रॉप ब्लड हो, बट इट इज़ वेरी पेनफुल। मरीज़ को जो लैट्रिन होती है बहुत दर्द तकलीफ़ के साथ होती है। कई बार तो कई मरीज़ इतनी पेन होता है कि फेंट तक हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं लैट्रिन में अंदर। ऐसे मरीज़ों को हम लोग हमेशा ही सलाह देते हैं कि अपने घर में वॉशरूम को अंदर से लॉक ना करें, खुला रखें, ताकि आपके साथ कोई समस्या हो, कोई आपको अटेंड कर सके, आप किसी को आवाज़ दे सकें या आपकी आवाज़ कोई सुन ले। तो एनीवे, अगर उस फिशर की प्रॉब्लम है, ब्लड बहुत ही कम आएगा, शायद कुछ ड्रॉप ब्लड आए। तो ये एक तीसरा पॉसिबिलिटी ओल्ड एज में हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि कोई हिडन कैंसर तो नहीं है अंदर गुदा द्वार के अंदर, या मलाशय में रेक्टम जिसको कहते हैं, उसमें कोई कैंसर तो नहीं है। अगर एज फिर 60+ है तो इन चीज़ों को, 3-4 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब लैट्रिन से ब्लड आने की शिकायत हो। अच्छा डॉक्टर देखिए, इस पेश में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब लोगों को कब्ज़ की बीमारी होती है तो वो अक्सर उसको बवासीर का नाम दे देते हैं, लेकिन ऐसे में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कब्ज़ केवल हमारे खान पान में बदलाव की वजह से हो जाता है या फिर कोई और भी मुख्य वजह होती है? बवासीर होने के कब्ज़ जो कॉन्स्टिपेशन है वो इनफैक्ट लैट्रिन के रास्ते की जितनी बीमारी हैं, चाहे वो बवासीर हो, चाहे वो फिशर हो या फिस्टुला हो, उन सब का मुख्य कारण सपोर्टिंग फैक्टर कॉन्स्टिपेशन रहता है। अब बेसिकली कॉन्स्टिपेशन का दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। एक तो हम लोगों का खान पान, दूसरा हम लोगों की लाइफ स्टाइल, और तीसरा हम लोगों की स्लीप, नींद। खान पान में जो आजकल का बढ़ता हुआ कल्चर फास्ट फूड की तरफ जा रहा है, दूसरा नॉन वेजिटेरियन डाइट का ज़्यादा यूज़ होना, इन चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन स्कूल गोइंग बच्चों से ही शुरुआत होने लगी है कॉन्स्टिपेशन की। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। आपके खाने में बैलेंस डाइट हो, संतुलित आहार हो, जिसमें वेजिटेरियंस का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो आपका, और दाल, सब्जियां, हरी सब्जियां, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हों। और दूसरा टाइप ऑफ फूड के अलावा आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, यानी आप कितना एक्टिव हैं। जो फिज़िकली एक्टिव लोग होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम रहते हैं। जिनकी सीडेंट्री मेरा मतलब एक जगह बैठने की लाइफ है, कि सुबह अपने ऑफिस में गए, अपने शॉप पे गए, अपनी जगह गए और बैठ गए, मोस्टली दिन भर बैठे रहे, शाम को घर आ गए, इसको कहते हैं सीडेंट्री लाइफ। तो ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा डॉक्टर देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ है, इसको मैं मिथक कहूँगी या फिर अवेयरनेस की बात कहूँ कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जो भी कुछ है वो आप इस चीज़ को डिस्क्राइब करिए। लोगों के जहन में होता है कि ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से हमें बवासीर की दिक्कत हो जाती है, और दूसरी चीज़ अगर हम बासी खाना खा रहे हैं, रात का रखा हुआ सुबह खा रहे हैं, तो इस वजह से, और कुछ ऐसे भी खाने में इस्तेमाल बादी खाना जैसे कहा जाता है, वो अगर खा रहे हैं तो बवासीर हो जाती है। ये एक सच है या फिर एक भ्रम है? इस आपके सवाल का कुछ पार्ट सच है, कुछ पार्ट भ्रम है। सच ये है कि जो आपने बताया ना कि खाना
बासी है। तो ये तो डेफिनेटली फ्रेश फूड इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड। आप जब भी खाएं ताज़ा खाएं, आप ना खाएं वो बेटर है, आप बासी खाना ना खाएं, नंबर एक। दूसरी बात स्पाइस की आपने कही, मसालों की, तो ये तो देखिए खाने की हेल्दी डाइट का बहुत बड़ा नियम है, लेस ऑयल लेस स्पाइस। खाने में ऑयल की मात्रा कम हो, खाने में स्पाइस मसालों की मात्रा कम हो। क्योंकि हम इंडियन लोग बगैर मसालों के तो खा ही नहीं सकते खाना, तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक हो सके कम मसालों का इस्तेमाल और कम ऑयल का इस्तेमाल करें। तो ये दो चीज़ें जो आपके सवाल। दूसरा मिथक ये है कि बादी चीज़, बादी एक कॉमन वर्ड है, हमने इस पर बहुत रिसर्च की है बादी पे। बादी इज़ एक्चुअली नथिंग। आप कोई भी चीज़, जैसे सब्जियों में भी आम पब्लिक बताती कि ये सब्ज़ी बादी है, ये सब्ज़ी बादी नहीं है, जबकि एक्चुअली एवरी ग्रीन वेजिटेबल इज़ वेरी गुड फॉर योर डाइट। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल आप लें, वो सब सारी की सारी सब्जियां आपकी डाइट के लिए बहुत अच्छी हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं। अच्छा देखिए डॉक्टर, आज के इस टाइम पे लोगों का एक रूटीन है कि वॉशरूम जा रहे हैं और 20 से 30 मिनट फ़ोन चलाते हुए वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये एक गंभीर बीमारी का खतरा है? क्या इससे भी बवासीर होने की चांसेस रहते हैं? आप इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये दिस इज़ अगेन, ये भी एक आपने सही कहा, ये एक बहुत ख़राब आदत अब डेवलप हो गई है कि वॉशरूम में भी मोबाइल लेके बैठने वाली आदत। तो इसका भी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि कायदे से ये होना चाहिए कि सुबह उठ के थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी करे तो अपने आप ही मरीज़ को या व्यक्ति को प्रेशर डेवलप हो और मोशन करने जाए। वॉशरूम में अटेंशन का डेफिसिट हो जाती है, आपका ध्यान फ़ोन में ज़्यादा होता है, आपका ध्यान जिस काम के लिए आप वहाँ गए हैं उसमें कम होता है। तो इस चीज़ का भी असर पड़ता है और ये कॉन्स्टिपेशन को और प्रमोट करता है। बाकी मोबाइल भी गिर जाने का डर होता है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन को प्रमोट करता है, बिकॉज आपका कंसंट्रेशन उस टाइम मोबाइल में है। आप सपोज़ कोई न्यूज़ ही आर्टिकल पढ़ने लगे मोबाइल पे, तो आपका सारा ध्यान उसमें चला गया और माइंड का ही कंट्रोल है हर जगह पे। लैट्रिन के रास्ता भी अल्टीमेटली आपके माइंड से ही कंट्रोल्ड है। तो आपका, जब आप विदाउट फ़ोन और जाएंगे तो आपका माइंड है कि आई एम गोइंग फॉर दिस जॉब, हम मैं इस काम के लिए वॉशरूम जा रहा हूँ, तो आपका कंसंट्रेशन वहाँ होगा, तो उसी हिसाब से माइंड भी रेस्पॉन्ड करेगा। लैट्रिन के रास्ते को एक मैसेज जाएगा कि ये इस काम के लिए आए, काम शुरू हो जाए। और जब आप गए वहाँ और ले लिया आपने फ़ोन हाथ में और आप एक लंबा सा आर्टिकल पढ़ने लगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका सारा अटेंशन उसमें चला गया। कुल मिलाकर कहा जाएगा जरा सा भी मैसेज दे दिया कि अभी तो ये कुछ और कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर कहीं और फोकस होगा तो आपका जो काम है वो बिगड़ सकता है। खैर डॉक्टर, जब हम फिस्टुला और बवासीर इन तीनों बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं, इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो इस बीच में देखिए ये भी समझना ज़रूरी है कि जब ऐसी चीज़ें, इस गंभीर बीमारी से लोग जूझ रहे होते हैं, तो क्या ये केवल ऑपरेशन से ही ठीक की जा सकती है? सर्जरी ही इसका एक सबसे बड़ा रास्ता है या फिर नॉर्मल भी तरीके मेडिसिन से इसका इलाज है? और तीसरी चीज़, कैसे आप लोगों को मतलब कि पता चलता है सिस्टम्स, और कैसे आप समझते हैं कि हाँ इस पेशेंट्स को जो है ऑपरेशन की नीड है और ये लक्षण हैं ये बता रहे हैं? पाइल्स में देखिए ऐसा होता है, पाइल्स या हेमराइड जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में कहते हैं, उसमें कई ग्रेड्स होते हैं, जो कि ग्रेड हम लोग मरीज़ को एग्ज़ामिन करने के बाद डिसाइड करते हैं कौन से डिग्री का पाइल्स है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। मोस्टली फर्स्ट और सेकंड डिग्री पाइल्स दे आर वेरी वेल मैनेज, जो कि डाइट के रेस्ट्रिक्शन से, लाइफस्टाइल के बदलाव से, जीवन में दैनिक दिन कार्यक्रमों में बदलाव से, खाने में कंट्रोल से और दवाओं से ये मरीज़ ठीक हो जाते हैं। ग्रेड 3, ग्रेड 4 के मरीज़ इवन उनको भी दे शुड बी गिवन टाइम, उनको भी समय देना चाहिए दवाओं पे और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे। अगर वो उससे ठीक होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उनका ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन पाइल्स में ये ज़रूर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर मरीज़ का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो चाहे फर्स्ट डिग्री हो चाहे फोर्थ डिग्री हो, ही और शी शुड बी ऑपरेटेड, उसका ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इतना ब्लड लॉस होता रहा तो पेशेंट के लिए आगे दिक्कत खड़ी हो जाए। अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि किस सिचुएशन पे जो है ऑपरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन ऑपरेशन का नाम ही एक ऐसा होता है कि सामने वाला पेशेंट जो है वो डर जाता है, भय में आ जाता है। और ख़ास करके अगर लेज़र ऑपरेशन की बात होती है, ये लेज़र ऑपरेशन जहाँ दर्द कम करता है, लेकिन आप लोग कैसे पेशेंट्स को हैंडल करते हैं और कैसे इसके बारे में आप समझाते हैं? पाइल्स में आपसे
तकरीबन 5 साल पहले या मैं कहूँ और 10 साल पहले पाइल्स का ऑपरेशन जो हुआ करते थे वो ओपन सर्जिकल ऑपरेशन होते थे। अब वो वाकई में बहुत कष्टदायक होते थे मरीज़ के लिए, जिनको मरीज़ को ऑपरेशन के बाद का समय बड़ा चैलेंजिंग होता था। लेकिन अब आजकल पाइल्स के ऑपरेशन में बहुत सी अच्छी चीज़ें आ गई हैं। एक मेथड जो आपने लेज़र का नाम लिया, इसके अलावा भी कई से मेथड्स हैं ना, डॉपलर गाइडेड हेमराइडल लाइगेशन DGHL जिसको हम लोग कहते हैं। ये कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जिनमें अगर आज आप मरीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं तो अगर आपके लोकल का मरीज़ है तो आप इवनिंग में उसको भेज सकते हैं, और नहीं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप मरीज़ को भेज सकते हैं, जिसमें ना मरीज़ को हॉस्पिटल से जाने के बाद कोई ड्रेसिंग होगी, ना उसको कोई पट्टी करानी है, ना कुछ भी नहीं करना है। सब एवरीथिंग इज़ पेशेंट गोज़ टू होम लाइक कि वो जिस तरह से आया था उसी तरह से जाएगा। तो बहुत अब चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास है, तो उसमें कोई डरने की या पहले समय की जो दिक्कतें थी, डर भी ऐसे नहीं है। पहले हुआ करता था, दिक्कतें होती थी ऑपरेशन के बाद, लेकिन अब नई नई टेक्नोलॉजी से चीज़ें बहुत आसान। अच्छा डॉक्टर देखिए, इलाज के दौरान जो है जब आप इस बीमारी से लोगों को निजात दिलाते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी ये बीमारी होने का खतरा रहता है? और अगर ऐसा है तो किन सावधानियों को आप जो है लोगों से कहते हैं कि आपको ये सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या ये दोबारा भी हो सकती है बीमारी? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है आपका। ये जो बीमारियां हैं, चाहे वो फिशर का ऑपरेशन हो, चाहे पाइल्स का हो, चाहे फिस्टुला का हो, ये वो बीमारियां नहीं हैं। जैसे कुछ ऑपरेशन होते हैं, आम पब्लिक में सुना होगा कि पित्ते में पथरी थी, पित्ता निकाल दिया गया, तो वंस पित्ता निकाल दिया गया तो वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। यहाँ कोई ऐसी बीमारी नहीं है इन तीनों में से कोई, चाहे वो पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, चाहे फिस्टुला हो, जिसमें हम कोई ऑर्गन रिमूवल कर रहे हैं। तो इसमें जो चीज़ जहाँ बनी है तो दोबारा भी हो सकती है, चांसेस आर देयर। लेकिन मैंने अपने कैरियर में देखा है, बहुत से मरीज़ थाउजेंड्स ऑफ केसेस मैं ऑपरेट कर चुका हूँ, कि अगर थोड़ा सा पेशेंट अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव रखे, डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल रखे, तो फिर पेशेंट को दोबारा कभी उन बीमारियों से नहीं लड़ना पड़ता। और मोस्टली एक बार जब पेशेंट ऑपरेट हो जाता है तो वो डाइट पे भी फिर केयरफुल रहता है, कि वो समझता है कि एक बार हमने इतना सफ़र कर लिया, दोबारा ये नौबत ना आए। अच्छा डॉक्टर देखिए, गर्भवती महिलाओं में जो है ये सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है डिलीवरी के बाद में। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्यों गर्भवती महिलाओं को इस समस्या से आफ्टर डिलीवरी ये जूझना पड़ता है? प्रेग्नेंट लेडीज़ में, गर्भवती महिलाओं में दो कारण होते हैं इन बीमारियों के। एक कारण होता है कि जब वो बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता चला जाता है, और वो साइज़ इतना बढ़ जाता है कि वो लैट्रिन के रास्ते को प्रेशर में रखता है, दबा के रखता है, जिससे गर्भवती महिलाएं मोर देन 90% बेचारी कॉन्स्टिपेटेड रहती हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है, मतलब इसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे बच्चेदानी का साइज़ बढ़ेगा वो लैट्रिन की थैली को दबाएगा। जब वो दबाएगा तो जाहिर सी बात है कि मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन रहेगा। दूसरा कारण, डिलीवरी के बाद इन्हीं महिलाओं को जो कॉन्स्टिपेशन जिनको कंटिन्यूस बना रहा प्रेगनेंसी में, तो डिलीवरी के बाद कई बार उनको इस तरह के ब्लीडिंग के लक्षण आने लगते हैं बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन। कई को तो प्रेगनेंसी में ही 7 मंथ के ऑनवर्ड्स ये सिम्टम आने लगते हैं कि लैट्रिन से ब्लड आने लगा है। कारण वही है सबका, कॉन्स्टिपेशन, और गर्भवती महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन कारण है बच्चेदानी का बड़ा साइज। डॉक्टर अक्सर देखिए गर्भवती महिलाओं में जो है उनको इस बीमारी से जूझना पड़ता है, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? आखिर क्यों प्रेग्नेंट लेडी को इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं? गर्भवती महिलाओं में जैसे जैसे गर्भ का समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता जाता है, क्योंकि उसी में बच्चा होता है। बच्चेदानी का साइज़ जैसे बढ़ता है तो वो लैट्रिन की थैली को दबाता है, जिसके कारण ऑलमोस्ट मोर देन 90% गर्भवती महिलाएं कॉन्स्टिपेटेड रहती हैं। जैसे जैसे उनकी प्रेगनेंसी आगे एडवांस होती है, गर्भ आगे बढ़ता है समय के अनुसार, वैसे वैसे उनकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ती जाती है। और यही कॉन्स्टिपेशन कई बार पाइल्स की बीमारी को भी जन्म देता है। कई बार उनको डिलीवरी से पहले ही हो जाते हैं महिलाओं को ऐसी, और कई बार उनको डिलीवरी के बाद हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, तो क्या इस बीमारी से जब बच्चा पेट में होता है उस समय भी बचा जा सकता है, या फिर ये एज अ नेचुरली है? और क्या ये बाद में जब जैसे माँ की डिलीवरी हो गई है, बच्चा बाहर आ गया है, तो क्या उसके बाद भी खतरा जो है इसका बना रहता है, ये डेंजर हो जाती है? यहाँ भी चूँकि कुछ चीज़ें हैं जो अनअवॉइडेबल हैं, जिनको आप कुछ कर नहीं सकते प्रेगनेंसी में, कि बच्चे का साइज़ बढ़ता है, बच्चा अंदर ग्रो कर रहा है,
प्रेगनेंसी जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, बच्चा ग्रो कर रहा है, उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप अगेन ऐसी लेडीज़ को कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं जो कुछ एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह उनको बताती हैं कि उस तरह की एक्सरसाइज अगर प्रेगनेंसी में करती रहें और डाइट भी एक बैलेंस डाइट, एक अच्छा हेल्दी डाइट लेती रहें तो काफ़ी हद तक वो कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम से बच सकती है ना। बिल्कुल 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ बच सकती है। अच्छा डॉक्टर देखिए, पहले इन बीमारियों का जिक्र जो है बढ़ती उम्र के साथ होता था, लेकिन आज का दौर है कि युवा भी इससे पीड़ित हैं और कई सारे लोग भी जो हैं, हर बच्चों में भी इस तरीके की दिक्कतें हो जा रही हैं। तो ऐसे में इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? घंटों घंटों मोबाइल चला करके एक ही पोजीशन पर बैठे रहना, या जो कोई ऑफिस में घंटों घंटों बैठ रहे हैं, या आप मतलब बॉडी को जिस तरह की रिलैक्स चाहिए, हर 10 मिनट में मूवमेंट होना चाहिए, ये सबसे बड़ा कारण है? आपके हिसाब से क्या है? यही मेन कारण है। लाइफ स्टाइल जो हम लोगों की बदल गई है अब टेक्नोलॉजी के युग में, कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। अब बच्चा शुरू से, बचपन से ही बच्चे अब मोबाइल, लैपटॉप और इन पे आ चुके हैं, तो उनका ज़्यादा समय, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया, उनका ज़्यादा समय उसी पे रह रहा है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही, इसीलिए वो युवा जो है वो समय से पहले बूढ़े हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है। डाइट का भी चेंज आ गया है, फ़ास्ट फूड का कल्चर बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन होम डिलीवरीज़ ने उसको और इजी बना दिया है, तो कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं, आपको घर पे अवेलेबल है, एक फ़ोन कॉल पे, फ़ोन मैसेज पे। तो इन सब चीज़ों का बड़ा रोल है इस तरह के कि ये प्रॉब्लम समाज में बहुत ज़्यादा हो रही है, और ख़ास तौर से युवाओं में, जैसे आपने कहा कि जो बीमारियां ओल्ड एज में होती थी वो अब यंग एज में होती हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर देखिए, एक बहुत ही कॉमन सवाल जो हर बार एक डॉक्टर भी सलाह देता है कि आप ये काम मत करिए, लेकिन अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं, जो बीमार व्यक्ति होते हैं, वो उस गलती को दोहरा देते हैं। मैं उसी सवाल को आपसे समझना चाहूँगी। जब इस तरीके की बीमारियों से लोग जूझ रहे होते हैं तो अक्सर घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इससे कुछ नहीं होता है तो मेडिकल स्टोर चले जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर जो है वो मेडिसिन ले आते हैं और उसका इस्तेमाल कर देते हैं। बीमारी उससे दब तो जाती है, लेकिन वो कितनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है, और ऐसा क्यों नहीं लोगों को करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा आप कोई इस तरह की समस्या हो, सबसे पहले उसको अपने घर वालों से डिस्कस करें, अपने करीबी लोगों से, और उचित डॉक्टर को की सलाह लें और उचित तरीके से इलाज करें, क्योंकि काफ़ी समय हम लोग, हमारे पास भी जब मरीज़ आते हैं उनका काफ़ी समय इन चीज़ों में वेस्ट हो चुका होता है। तो पता चला वो घरेलू नुस्खे, फिर उसके बाद जो आपने कहा कि पड़ोस के मेडिकल स्टोर, तो वो सब होते होते पता चला आपका पाइल्स, आपकी बीमारी जो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री में थी, वो अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डिग्री में आ गई। यानी आपने वो समय भी निकाल दिया, गोल्डन पीरियड, जब आपका दवा से या डाइट से इलाज हो सकता था, और पता चला अब आपके लिए सिर्फ ऑपरेशन ही उपाय बचा। अच्छा डॉक्टर, एक आखिरी सवाल आपसे लूँगी और ये समझना चाहूँगी, इन सारी बीमारियों में जो है इसका बचाव शुरुआती दौर में कैसे किया जा सकता है? हम अपनी डेली रूटीन में कौन सी वो 3 आदत हैं जिसको फॉलो करके हम इन बीमारियों से बच सकते हैं? 3 आदतों में सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ज़्यादा, हमारे खाने का ज़्यादातर पार्ट वेजिटेबल डाइट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लाइट एक्सरसाइज, मतलब अपनी एज और अपने समय के हिसाब से, कि जो भी मतलब आप एक्सरसाइज करें, डेली के रूटीन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेज आपकी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, डाइट पे कंट्रोल रखना और अपनी प्रॉपर स्लीप लेना। थर्ड पॉइंट इज़ प्रॉपर स्लीप, कि 24 घंटे में 6 घंटे की स्लीप मैंडेटरी है, मानसिक संतुलन भी सही बना रखने के लिए और पेट को भी सही रखने के लिए। 24 घंटे में 6 घंटे की मिनिमम स्लीप मैंडेटरी। बिल्कुल डॉक्टर सोहेल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इन सारी बातों का निष्कर्ष अगर मैं कहूँगी तो यही है कि हमारा शरीर एक मशीन है, और मशीन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये आज के वक्त हर कोई जानता है। एक फ़ोन को भी इस्तेमाल करने की सीमा होती है और वो उसकी बैटरी भी डाउन होती है। ऐसे हमारे शरीर की भी एक्टिविटीज़ को समय से रिचार्ज करना, समय से खाना पहुँचाना और समय से उसको हेल्दी रखना भी बेहद ज़रूरी है। और अगर हम इन तीनों आदतों को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं तो शायद इस बीमारियों से हम बच भी सकते हैं। और दूसरी सबसे चीज़, जब इस तरीके की कोई बीमारी हो तो घरेलू नुस्खे से बेहतर है आप डॉक्टर के पास आएँ। शर्माने से ज़्यादा बेहतर है कि आप डॉक्टर से इन सारी चीज़ों को समझें और इसका इलाज समय पे करवाएं। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, बने रहिए जेएमडी न्यूज़ पर। नमस्कार।